अभी तुरंत हम लोग स्क्रीन पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी दो प्रकार का था, ये भी हम लोग जान चुके हैं। पहला जो टाइप था हमारा वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और अभी हम तुरंत स्क्रीन पे कहे थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, यानी कि उसका एक टॉपिक ही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। बेसिकली ये किसका बात कर रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको समझने के लिए हम लोग बोर्ड पे इसलिए आए हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निकालने का एक फॉर्मूला हम आपको डिराइव करना सिखाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये समझने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ग्राउंड से किसी हाइट पे रखा हुआ है, सुन लो पहले ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ग्राउंड से किसी हाइट पे रखा हुआ है, सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट, ये पत्तल नीचे से ग्राउंड से इस यहाँ पे है, मतलब कि ये किसी हाइट पे है ना। हो सकता है कि ये 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, कुछ भी हो, तो ये हाइट पे है, मतलब कि इसके पास फिलहाल अभी पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा टाइप है इसके पास? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको मालूम तो है कि इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये जमीन से कुछ हाइट पे है, लेकिन कितना एनर्जी इसके पास है उसी को निकालने के लिए हम लोग आज एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला तो बताने का हम बता ही सकते हैं तुरंत, लेकिन वो डिराइव कैसे होगा वो हम लोगों को सीखना है। जैसे आपको यहाँ पे आज जो है एक ये वाला फॉर्मूला क्रिएट करना है mgh, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे इसको हम लोग सीखेंगे। तो प्रोसेस थोड़ा सा जो है ना मिलता जुलता है किससे? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को जब हम लोग डिराइव करना सीख रहे थे तो उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ लेट किए थे, माने थे कि ऑब्जेक्ट का मास m है, एक्सेलरेशन, ये सब माने हुए थे। तो उसी प्रकार का आज भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमको पहुंचना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे डेरिवेशन करना पड़ेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ डिराइव करके बताना पड़ेगा जो कि आप पहले से जानते हैं, ठीक है। चलो, तो आपके टॉपिक का नाम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट है, इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक का मतलब ये है कि बेसिकली आपको बात करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसका मतलब तो वही हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन में वो भी लिख दिए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये हम लोग स्क्रीन पे जाने थे ना, स्क्रीन पे जान चुके थे, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। द एनर्जी of a body due to its height from the ground is called gravitational potential energy। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड से किसी हाइट पे यदि रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हम लोग जानते हैं पहले से, है ना। तो एक बार यहाँ पे लिखा हुआ था, एग्जांपल भी सेम है। अ ब्रिक लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, एक ईट है यानी कि ब्रिक है जो कि आपके घर के छत के ऊपर रखा हुआ है, मतलब कि उस ब्रिक के अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद अ बर्ड सिटिंग एट अ हाइट, एक पक्षी है जो कि किसी हाइट पे बैठी हुई है, उसके पास भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। अ सीलिंग फैन, ये वाला फैन, इसके पास भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही है। हाँ, लेकिन चलेगा तब। देखिए, हाँ आपका सवाल सही था कि सर जब हमारा ये सीलिंग फैन है तो सीलिंग फैन के पास तो मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखो, अभी ये फिलहाल ठंडे का मौसम है अभी, तो ये पंखा बिल्कुल अभी शांत है, यानी कि केवल लटका हुआ है। लटका हुआ है केवल, इसका मतलब कि केवल और केवल अभी इसके पास मात्र ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बस इसके पास, क्योंकि ये हाइट पे रखा हुआ है। लेकिन गर्मी के सीजन में यदि हम इसको चलाने लगेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट में हमारा मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि अभी ये एक हाइट पे है, मतलब कि इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी है। जब ये घूमने लगेगा, मूवमेंट में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी हो गया, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी के सम को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो अभी फिलहाल ये पंखा किस रूप में है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, लेकिन जब चलाने लगेंगे तो वो हमारा मैकेनिकल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये आप जान गए। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक एक्सप्रेशन तैयार करने वाले हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कि यही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्राउंड से किसी हाइट पे, यानी कि ये ग्राउंड है नीचे और यहाँ पे रखा हुआ है तो कुछ हाइट पे है, और ये रखा हुआ है, सपोज कीजिए कि मेरा हाथ इसको नहीं पकड़ा है, सिंपली ये रखा हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास आपको मालूम है कि फिलहाल ये ग्राउंड से कुछ हाइट के दूरी पे रखा हुआ है,
तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपको मालूम है, लेकिन कितना एनर्जी है उसको निकालने के लिए, इसके पास कितना एनर्जी है उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूला को हम लोग आज तैयार करने वाले हैं, यानी कि एक्सप्रेशन मतलब कि फॉर्मूला हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, हालांकि बेसिकली फॉर्मूला ये है हमारा, यहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। तो वही बात है, इसको भी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मान लेना है, लेट कर लेना है। जैसे लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, चलो यही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, बड़ा ठीक है, ये सटीक है। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो कि यही ऑब्जेक्ट, इसका मास m है। m मतलब हो गया कि इसका कुछ मास होगा, 1 kg 2 kg कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, यानी कि इसका मास 10 kg 20 kg आप जो मान लीजिए। ठीक है, रेज टू अ हाइट ऑफ h, इसको आपने क्या किया, एक हाइट तक रेज कर दिया, यानी कि इसको आपने एक हाइट पे जाके रख दिया, और वो हाइट हो सकता है आपका 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से ऊपर आपने इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे रख दिया जिसका मास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड अ फोर्स F इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। अब एक बात बताइए जरा कि आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के किसी हाइट पे रख रहे हैं, तो क्या हाइट पे रखने में आपको कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो मान लीजिए कि जमीन से उठा के इसको किसी हाइट पे रखने में हमको 20 न्यूटन का फोर्स लग गया। ठीक है, तो ये सब कुछ अभी आपको फिलहाल लेट करना है, आपको मान के चलना है। ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा, यदि आप चाहें तो यहाँ पे आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि हाँ, मानने का तो हम लोग मान ही सकते हैं। चलो सपोज करो कि यहीं पे हमारा एक बिल्डिंग है, सपोज कीजिए ये हमारा सपोज कीजिए कि आपका बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग के नीचे में जो है ना आपका एक, चलो बॉक्स मान लो, एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, और इसको उठा के आपको इसके ऊपर रखना है, इस बिल्डिंग के ऊपर रखना है। तो सपोज कीजिए कि ये आपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स आपने रख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी ग्राउंड पे था, तो केवल और केवल ये भी सिंपली एक ग्राउंड पे बॉक्स ही था। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे उठा के रख दिया, मतलब कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, लेकिन इसके पास एनर्जी है कितना, यही चीज आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का, यानी कि इस बॉक्स का मास कितना है, m है। ठीक है, और जमीन से लेकर यहां तक का दूरी कितना है, h, दूरी हाइट h है, और इसको उठा के यहां पे रखने में हमको फोर्स कुछ लग गया, 10 न्यूटन 20 न्यूटन कुछ भी लग गया। सिंपल सी बात, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि ये चीज आप जान गए तो आप ना, ये चीज आप शायद आप बता सकते हैं, क्योंकि आप इस चीज को पढ़े हुए हैं, कि जब हम यहां से इस बॉक्स को उठा के यहां पे रखें तो क्या हमने कोई काम किया कि नहीं, यानी कि वर्क हमने किया कि नहीं। क्यों नहीं किया वर्क? अरे भाई, यहां से उठा के यहां रख रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेस नहीं आया, आया ना। देखो याद करो, वर्क करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए था। वर्क करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए था, है ना। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट में आपको फोर्स लगाना है, और फोर्स लगाने के कारण यदि उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ गया, यानी कि वो डिस्प्लेस हो गया, मतलब कि आपने काम कर दिया। तो अब बताइए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास भी है, इस पे हम फोर्स भी लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं मतलब इसको उठा रहे हैं, उठाने में भी तो फोर्स लगता है। तो इसको उठा के हम यहाँ पे रख दिए, तो हम फोर्स लगाए और यहाँ पे रख दिया, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ काम किया, कुछ भी काम हो सकता है वो, है ना, कितना भी वैल्यू हो सकता है उसका। लेकिन बस शर्त ये है कि हम काम किए ना, यानी कि वर्क हमने किया कि नहीं, बिल्कुल किया। फोर्स लगा के उसको उठा के यहाँ पे रख दिए, मतलब कि फोर्स भी लगा दिया और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमने इस बॉक्स को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखने में हमने काम किया, यानी कि वर्क किया। ठीक है, तो वर्क आपने किया, तो वर्क से अब आपको याद आ गया होगा, कहाँ पे लिख दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा, ये चीज तो समझ में आ गया ना, ये तो मिटा देते हैं फिर, बस ये एग्जांपल के तौर पे था। मतलब कि आपने ग्राउंड से बॉक्स को उठाकर बिल्डिंग के टॉप पे रखा, मतलब कि आपने कुछ काम किया, है ना। अब जरा देखिए ध्यान से, यही चीज आपको समझना है।
अभी तुरंत आपने, अच्छा एक चीज और यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या, फ्रॉम वर्क डन, फ्रॉम वर्क डन वी नो दैट, फ्रॉम वर्क डन वी नो दैट, अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, W इज इक्वल टू एफ एस, है ना, यही होता था, यानी कि W इज इक्वल टू एफ इंटू और ये स्मॉल एस, है ना, एफ एस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा कहां से आ गया भाई, फाउंडेशन का यहाँ पे नहीं बात करो बाबू, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अलावा भी बढ़िया कोई बुक है, एनसीईआरटी सबका फादर है, याद रखना, ठीक है। कोई भी फाउंडेशन बुक आ जाए एनसीईआरटी का टक्कर नहीं ले सकता है, इस बात को जान के चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यदि स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं कॉस थीटा वाला पढ़ लो, नहीं पूछा जाएगा, यदि वो चीज रहता ना, सपोज कीजिए मान लीजिए कि वही चीज यदि क्लास 10th में रहता, हालांकि क्लास 9 में तो हमको बोर्ड का एग्जाम देना नहीं है, लेकिन वही चीज यदि रहता तो वो कॉस थीटा वाला बिल्कुल भी नहीं आता। आपको क्या मालूम कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का 40 का सॉरी कॉस 30 45 60 90 का क्या वैल्यू होता है, मालूम है क्या, नहीं मालूम है। क्लास देखो कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, ये सबका वैल्यू अलग अलग होता है, और ये सबका सब ट्रिग्नोमेट्री का है, जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है। तो हम वो कॉस थीटा वाला क्यों उसमें डालें, जब हमने आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया ही नहीं है, तो कॉस थीटा टैन थीटा क्यों उसमें डाल दें, नहीं डालना है, और ये एनसीईआरटी में है भी नहीं ये चीज, है ना। तो आपके यदि स्कूल में ये चीज हो रहा है तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलवा रहे हैं, और ये चीज क्लास 9th में है, और एनसीईआरटी के अलावा कोई बढ़िया बुक तो आज तक हमको लगा नहीं, बात समझ में आ रही है। हालांकि एनसीईआरटी का लाइन एक बार में समझ में नहीं आता है, वो अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी जो देता है वो कम देता है लेकिन सटीक देता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। देखिए ध्यान से, अब समझिए मेरे बात को, आपने उस बॉक्स को उठा के ग्राउंड से उस बिल्डिंग के टॉप पे रखा, मतलब कि उस बॉक्स में आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण उसमें मूवमेंट हो गया, तभी तो वो ऊपर जाके आपने रख पाया, है ना। मतलब कि आपने कुछ ना कुछ तो काम किया, और काम किया, इसका फॉर्मूला क्या होता था, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पे F क्या था, फोर्स जो आप ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, और यहाँ पे S क्या था, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में होने वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में गहराई से, देखिए ध्यान से, W इज इक्वल टू एफ इंटू, अच्छा यहाँ पे S किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्या इस S के बदले में हम यहाँ पे H लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए वो ऑब्जेक्ट हमने कुछ दूरी पे रखा, यानी कि उस बॉक्स को हमने जब छत पे अपने रखा तो कुछ ना कुछ तो दूरी उन्होंने तय किया, यानी कि दूरी ही यहाँ पे, यानी कि हाइट ही हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे हमारा बॉक्स रखा हुआ था, यहाँ पे हमारा नीचे में बॉक्स था, इसको उठा के आपने यहाँ पे रखा, मतलब कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, और उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा जितना कि इस बिल्डिंग का हाइट होगा, है ना। तो S के बदले में हम यहाँ पे H लिख सकते हैं, और रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हाइट, हाइट यानी कि H इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे हाइट जो है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको रीजन में लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, W तो वो रहेगा ही रहेगा, देखिए यहाँ पे ना, हाँ F के बदले में हम mg लिखेंगे, मालूम है क्यों, क्योंकि देखिए हमने आपको फोर्स का दो फॉर्मूला पढ़ाया है, फोर्स का दो फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma और F इज इक्वल टू mg, ये हमने आपको अब बता देते हैं ये कब कब पढ़ाए हैं। F इज इक्वल टू ma, ये हमने आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया है ये चीज, और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में था, याद कीजिए, है ना। और ये F इज इक्वल टू mg, ये वाला फोर्स का फॉर्मूला हम आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाए हैं, ग्रेविटेशन में पढ़ाए हैं, है ना। यानी कि ये वाला आपका था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, और ये वाला था आपका ग्रेविटेशन में, ठीक है। तो ये दोनों चीज सेम बात ही कह रहा है, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ये भी है, और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ये भी है, लेकिन फर्क ये है
कि ये जो है ना हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब एक बात बताइए हमको यहाँ पे कि हमको यहाँ पे F इज इक्वल टू एम जी जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमने ऐसा क्यों लिखा? हम चाहते तो F इज इक्वल टू एम ए भी लिख सकते थे। बिल्कुल, आपने जो बॉक्स नीचे से उठा के उस बिल्डिंग के ऊपर रखा, आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट रखा ना, मतलब कि आप ऊपर रखे रहे हैं तो ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटी कुछ ना कुछ तो उसको नीचे खींच रहा होगा। उस बॉक्स के ऊपर जो आपने छत पे रखा तो उसमें कुछ ना कुछ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। इस वजह से यहाँ पे हम F इज इक्वल टू एम ए ना लेकर F इज इक्वल टू एम जी लेंगे, क्योंकि उस बॉक्स के ऊपर जो आपने बॉक्स रखा था छत के ऊपर, उसमें हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ ना कुछ लग रहा है, और इसी को तो हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपको एक और रीजन लिखना है, F इज इक्वल टू एम जी, ये आपको रीजन यहाँ पे लिखना था। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये तो हमारा H रह ही गया। अब W इज इक्वल टू एम जी एच, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे W के बदले ना, अब एक बात बताइए हमको, हम जब आपको एनर्जी टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हम आपको एक बार 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 एक चीज बोल रहे थे कि कोई भी आदमी उतना ही काम करेगा जितना उसके पास एनर्जी होगा। नहीं, मतलब ये होगा, हाँ वो भी चीज है, वो भी सही है, बिल्कुल सही है, उसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी टॉपिक जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो एक बात बार बार हम आपको बता रहे थे, क्या? कि कोई भी आदमी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही काम करेगा जितना उसके पास एनर्जी है। सपोज मान लीजिए कि यदि हमको एक बड़े से फील्ड में 20 चक्कर दौड़ना है, तो यदि मेरे पास 20 चक्कर दौड़ने का एनर्जी है तो दौड़ जाएंगे। 20 चक्कर दौड़ने का यदि हमारे पास एनर्जी है तो दौड़ जाएंगे, यदि नहीं है तो क्या दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। यानी कि जितना एनर्जी होगा उतना ही आप काम कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसका मतलब ये भी हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो यहां से इस ग्राउंड से उठा के जो आपने बॉक्स ऊपर रखा उसमें आपने काम किया, और आप कितना काम किए होंगे? जितना आपके पास एनर्जी रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा ये W किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या वर्क के बदले में हम यहाँ पे एनर्जी लिख दें? क्या कोई दिक्कत होगा? नहीं, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, जितना एनर्जी होगा उतना ही आप वर्क कीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। और पोटेंशियल एनर्जी को लिखने का तरीका है E और छोटा सा P, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी एच, और यहाँ पे आप रीजन लिख दीजिएगा, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी लिख दीजिएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई जितना आपके पास एनर्जी होगा उतना ही आप वर्क कीजिएगा, ठीक है। नहीं, वो नहीं देना है, वो भी चलेगा। किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन वो इस प्रकार का होता है, इसको सटाना नहीं है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे खाली रहेगा, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है। खैर इसका यहाँ पे यूज नहीं है। तो यहाँ पे वर्क जो है एनर्जी के बराबर है, बैठे रहो अभी। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये बताता क्या है ये भी आप जान लीजिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। केवल फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी जानिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपने पोटेंशियल एनर्जी का जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है, ये पोटेंशियल एनर्जी के किस टाइप का फॉर्मूला है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मान लो, सपोज करो कि इसका एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है ना वो 2 kg है। सपोज कर लो इसका मास जो है वो 2 kg है, इसका मास 2 kg है, ठीक है। और इसको हम ना ग्राउंड से 20 मीटर के हाइट पे रख रहे हैं। कितने मीटर के हाइट पे? 20 मीटर के हाइट पे रख रहे हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता था? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था। लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग 9.8 ना लेके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। चूंकि न्यूमेरिकल्स हमारा आसान से बने, पॉइंट से हम लोग बच जाएं, इसके लिए हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। तो अब आप बताइए कि आपने इस ऑब्जेक्ट को जो 20 मीटर के हाइट पे रखा, आपको ये तो मालूम है कि इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कितना है? तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मास इसका कितना था? m यानी कि मास 2 था, g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 था, और हाइट कितनी हाइट पे रखे थे? 20 मीटर के हाइट पे रखे थे, इंटू 20 कितना आएगा? 400। हाँ वेरी गुड। और चूंकि आप एनर्जी निकाल रहे हैं तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो 400 जूल, ये हो गया आपका वैल्यू। इस प्रकार से आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। हाँ, इसमें 4 चीज है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक मास 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3 और हाइट 4। 4 चीज है ना इसमें, 4 चीज में से यदि कोई 3 चीज दिया रहे तो चौथा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है एक्सेलरेशन, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसी तरीके से आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा। अच्छा हाँ, जब एग्जाम में पूछ दे कि डिराइव कीजिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कीजिए, तो आप कहां से लिखेंगे? यहां से ये पूरा, और फिर यहां से ये पूरा, इतना लिखना पड़ेगा। बाकी तो ये चीज हमने आपको स्क्रीन पे ही पढ़ाया था, वही चीज था, इसमें कोई डाउट अब है ना? चलिए, तो ये वाला टॉपिक जो था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनर्जी टॉपिक के अंदर जो हमारा मेन 2 प्रकार का एनर्जी था वो हमारा खत्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में फॉर्मूला था, दोनों के फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करना भी सीख गए, पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसके अंदर 2 छोटा सा टॉपिक और है। एक है मेरे हिसाब से, हाँ बता ही देते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। एक है आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टिबल, एक ये टॉपिक बच गया, और दूसरा बच गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये दोनों हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने नए टॉपिक पे, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर पे। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है? पावर होता है। कैसे होता है, क्या होता है, सब चीज बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले बच्चे आपको भी समझ में आया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग एनर्जी टॉपिक के अंदर हमारा 2 टॉपिक और बच रहा है छोटा छोटा, उसको खत्म करेंगे, और अगले वाले क्लास में रेट ऑफ डूइंग वर्क शुरू करेंगे, यानी कि पावर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ